वेलकम टू क्यूज कंपटीशन क्लासेस। आप सभी का हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूं। उम्मीद करता हूं आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, निरंतर अपने स्वाध्याय में व्यस्त होंगे। हम हमारी इसी श्रृंखला का आज 5वां टेस्ट सॉल्व करने जा रहे हैं, जो ज्योग्राफी और पॉलिटी के एक दो ज्योग्राफी के टॉपिक और एक पॉलिटी के टॉपिक को बिल्कुल संपूर्ण पूर्ण करेगा। चलिए शुरुआत करते हैं हम पहले क्वेश्चन के साथ में। क्या पूछ रहा है? राजस्थान में कितने कृषि जलवायु प्रदेश हैं? ऑप्शन ए 10, ऑप्शन सी 4, ऑप्शन बी 5, ऑप्शन डी नोटा। ठीक है, जलवायु प्रदेश। देखिए, एक तो होता है जलवायु। तो जलवायु की बात करें तो व्यक्तिगत आधार पर तो सभी ने कितने कितने बताए हैं? व्यक्तिगत आधार पर सभी ने 4 प्रदेश बताए हैं। और जबकि हम सामान्य देखते हैं, सामान्य वर्गीकरण में कितने बताए गए हैं? सामान्य वर्गीकरण के अंदर 5 बताए गए हैं। व्यक्तिगत आधार पर कौन कौन के देखते हैं हम? कॉपेन, ट्रीवार था और थानथवेट। इन सभी के किस में देखते हैं हम? व्यक्तिगत आधार पर। ठीक है, तो ये तो किसके आधार पर हो जाते हैं? व्यक्तिगत और सामान्य आधार पर। ये है जलवायु का वर्गीकरण। लेकिन ये पूछ रहा है कृषि जलवायु वर्गीकरण। कौन सा? कृषि जलवायु वर्गीकरण। और मैं बात करूं राजस्थान में कृषि जलवायुकरण की, तो बिल्कुल राजस्थान के अंदर कौन कौन से कृषि जलवायु वर्गीकरण हमें देखने को मिलते हैं। इससे पहले एक और देख लो आप भौतिक प्रदेशों को, कि भौतिक प्रदेशों के आधार पर कितने में बांटा है। तो भौतिक प्रदेशों के आधार पर कितने बांटा है? 4। क्योंकि हमें कौन से 4 देखने को मिलते हैं? तो इधर की बात करें, यहाँ से यहाँ तक मरुस्थल, इसमें अरावली, इसमें मैदान और इसमें पठार देखने को मिलते हैं। तो भौतिक आधार पर 1, 2, 3, 4। जलवायु के आधार पर कितने हैं? व्यक्तिगत आधार पर पूछे 4 और सामान्य के आधार पर 5, क्योंकि हम अर्धशुष्क मरुस्थल को अलग कर देते हैं। अब बात कर रहा है ये कृषि जलवायु प्रदेशों की। कृषि जलवायु प्रदेश कितने हैं? चलिए देखते हैं 1 मिनट में। कृषि जलवायु प्रदेश कितने हैं? तो ये हमारा राजस्थान। अब राजस्थान के कृषि जलवायु प्रदेशों को देखते हैं। सबसे पहले क्या करना है? मैं ACV और सबके साथ में वन जोड़ देना है। ठीक है, सबके साथ में क्या जोड़ देना है? सबके साथ में वन जोड़ देना है। और क्या लिखना है? मैं ACV। ठीक है ना। फिर क्या लिखना है? मैंने सेकंड टाइम क्या की? BA। सेकंड टाइम क्या की? BA। ठीक है, फिर पास नहीं हुआ तो फिर थर्ड टाइम क्या की? BA, लेकिन ऊपर की मैंने। ठीक है ना, थर्ड टाइम BA की, लेकिन BA किया कहाँ पर? ऊपर जाके, लेकिन ऊपर पास नहीं हुआ। फिर मैंने की 4 टाइम BA। कौन सी टाइम? 4 टाइम BA, 4 टाइम BA। और आखिरकार में पांचवी बार में जाकर के पास हो गया। तो याद रखना 5वें वाले को। ठीक है ना, इस वाले में। ठीक है ना, हाड़ौती बेल्ट में। कौन सा है? 5वां कृषि प्रदेश। ठीक है, अब इनको गिनने का प्रयत्न करते हैं। ठीक है, 1A, 1C, 1B, 1A, 1B, 1C, 1D। ठीक है ना। अब देखिए कौन कितने हो जाते हैं, काउंट करें। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और 10। तो राजस्थान में कुल जलवायु प्रदेश कितने हैं? कुल कृषि जलवायु प्रदेश कितने हैं? 10। कितने हैं? 10। ठीक है, अब और क्वेश्चन क्या बनता है कि राजस्थान में क्षेत्रफल के आधार पर सबसे बड़ा कृषि जलवायु प्रदेश कौन सा है? तो क्षेत्रफल पर फर्स्ट। ठीक है ना, शॉर्ट में लिख रहा हूँ मैं, क्षेत्रफल में फर्स्ट जलवायु प्रदेश। ठीक है, सबसे छोटा पूछता है तो सबसे छोटा है 4th B। कौन सा है? 4th B। ठीक है ना, सबसे छोटा कौन सा है? 4th B। फिर बात करें कृषि के आधार पर, यानी कि कृषि सर्वाधिक किस में की जाती है? कृषि के आधार पर सबसे बड़ा कौन सा है? तो फर्स्ट, 3rd B। और सबसे छोटे की बात करें तो 4th A। लेकिन ये याद रखना कृषि के आधार पर कौन सा हो गया? 4th A। याद रखना ये तो किस में है? क्षेत्रफल में। किस में है? क्षेत्रफल में। क्षेत्रफल में राजस्थान का सबसे बड़ा कृषि जलवायु प्रदेश 1C, छोटा सबसे 4th B। कृषि के आधार पर सबसे बड़ा जलवायु प्रदेश पूछा है तो कौन सा है? 3rd B। और सबसे छोटा पूछता है 4th
फोर्थ ए। और फिर पूछ ले कभी कि राजस्थान में कौन से जलवायु प्रदेश में सर्वाधिक बारिश देखने को मिलती है, तो सर्वाधिक बारिश देखने को मिलती है फिफ्थ में, किसमें, 5वें वाले में, 5वें कृषि जलवायु प्रदेश में, ठीक है ना। 5वें में क्या देखना है, कृषि जलवायु प्रदेश में सर्वाधिक वर्षा में पहले स्थान पर है, ठीक है ना। तो सबसे बड़ा ये हो जाता है। और नहरों से सर्वाधिक सिंचाई किस में की जाती है, तो किस में की जाती है, वो की जाती है 1B में। किस में की जाती है, 1B में। सबसे बड़ा 1C, सबसे छोटा फोर्थ बी, सब कृषि में सबसे बड़ा थर्ड बी, और सबसे छोटा है फोर्थ ए। फिर बात करें नहरों से सर्वाधिक सिंचाई किस में की जाती है, तो 1A में, 1B में। और बात करें सर्वाधिक बारिश किस में देखने को मिलती है, 5B में। और एक और क्वेश्चन बनता है कि खाजरी और आफरी का मुख्यालय कौन सी में है, कौन से कृषि जलवायु प्रदेश में है, खाजरी और आफरी, खाजरी और आफरी। खाजरी की बात करूं तो 1959 में स्थापना, इसकी बात करते हैं तो 1987 और कहीं कहीं 85 भी देखने को मिलता है। इसका मतलब होता है सेंट्रल एरिड जोन रिसर्च इंस्टीट्यूट। इसका मतलब होता है एरिड फॉरेस्ट आफरी। एक सेकेंड, इसका मतलब होता है एरिड फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट। दोनों के मुख्यालय कहाँ पर हैं, दोनों के मुख्यालय हैं जोधपुर में। कहाँ पर, जोधपुर में, ठीक है ना। तो ये पूछे जाते हैं सर्वाधिक बार पूछे जाने वाले कृषि प्रदेश और इनसे बनने वाले सभी महत्वपूर्ण क्षेत्र। इसका चाहो तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो, ठीक है। चलिए, तो हमने क्या देखा था, कुल कृषि जलवायु प्रदेश कितने हैं, तो हम बता सकते हैं आराम से कुल कृषि जलवायु प्रदेश कितने हैं। तो राजस्थान में कुल कृषि जलवायु प्रदेश हैं 10। पहले का क्या हो जाएगा, ए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पूछ रहा है खड़ीन कृषि कहाँ की जाती है, खड़ीन कृषि कहाँ की जाती है। चलिए बताइए, खड़ीन कृषि कहाँ की जाती है, बाड़मेर में, जोधपुर में, जोधपुर में, जैसलमेर में या बीकानेर में, ठीक है ना। तो खड़ीन कृषि कहते किसे हैं, खड़ीन कृषि कहते किसे हैं, तो खड़ीन कृषि से तात्पर्य वह क्षेत्र है जहाँ पर एक जाति थी ब्राह्मण। कौन थे, ब्राह्मण। और ब्राह्मण भी कौन से, पालीवाल। तो पालीवाल ब्राह्मणों के द्वारा किसी एक क्षेत्र के अंदर क्या करते थे, वो बीजों को डाल देते थे और उसमें कृषि हो जाती थी। तो उसे क्या बोलने लग गए, खड़ीन कृषि। क्या बोलने लग गए, खड़ीन कृषि। और वो खड़ीन कृषि है सर्वाधिक की जाती है किस क्षेत्र में, जल्दी बताएं फटाफट, किस में की जाती है, बाड़मेर में, बिल्कुल सही, बिल्कुल। किसके साथ में, जैसलमेर के साथ में। कहाँ की जाती है, जैसलमेर में की जाती है, ठीक है। जैसलमेर में पालीवाल ब्राह्मणों के द्वारा की जाने वाली कृषि को किस नाम से जानते हैं, तो उसे जानते हैं हम किस नाम से, खड़ीन कृषि के नाम से। क्वेश्चन नंबर 3 यह है 3, और क्या कह रहा है, स्थानांतरित कृषि के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सत्य है, बताना है। चलो, ऑप्शन ए, भारत में स्थानांतरित कृषि को जूमिंग कहा जाता है। ऑप्शन बी, भारत में स्थानांतरित कृषि को बालरा कहा जाता है। राजस्थान में स्थानांतरित कृषि को बालरा कहा जाता है, ठीक है। राजस्थान में पहाड़ी प्रदेशों में चिमाता कहलाती है, ठीक है। राजस्थान में मैदानी प्रदेश में दजिया कहलाती है। चलिए थोड़ा सा देख लेते हैं किसको, कृषि को। और कृषि भी कौन सी वाली है, तो कृषि देख रहे हैं हम कौन सी, स्थानांतरित कृषि। स्थानांतरित कृषि राजस्थान के दक्षिणी भाग में की जाती है। कहाँ की जाती है, दक्षिणी भाग में। सर्वाधिक कौन करते हैं, भील जनजाति। कहाँ, कौन सी जनजाति, भील जनजाति। बात करें हम इंडिया के आधार पर, तो इंडिया के अंदर इसे अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग नामों से जाना जाता है, और लेकिन पूरे भारत के अंदर इसे जूमिंग कहा जाता है। हालांकि इसे एमपी में देपा दैया कहा जाता है, ठीक है ना। तो अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग नामों से जाना जाता है। राजस्थान की बात करें तो इसे क्या कहा जाता है, बालरा कहा जाता है। लेकिन राजस्थान में अगर मैदानों में करोगे आप, तो मैदानों में कैसे याद रखोगे, दजिया, ठीक है ना। और पहाड़ों में बात करोगे तो कौन से कहा जाएगा, चिमाता। किस में, पहाड़ों में, यानी पहाड़ी प्रदेश में की जाएगी तो क्या कहलाएगी, चिमाता। मैदानों में करोगे तो दजिया, ठीक है ना। दक्षिणी राजस्थान में की जाती है स्थानांतरित कृषि। इसे स्लेश एंड बर्न कृषि के नाम से जाना जाता है। पर्यावरण की दुश्मन कृषि कहा जाता है, आदिवासियों की कृषि कहा जाता है, प्राचीन कृषि कहा जाता है, ठीक है। तो चलिए अब पूरे टॉपिक क्लियर हो जाते हैं। आप पढ़ते हैं,
भारत में स्थानांतरित कृषि को जूमिंग कहा जाता है, बिल्कुल सत्य वचन। आगे कह रहा है हमसे राजस्थान में स्थानांतरित कृषि को बालरा कहा जाता है, बिल्कुल सही बात है। राजस्थान में पहाड़ी प्रदेश में चिमाता कहलाती है, बिल्कुल सही बात है। राजस्थान में मैदानी क्षेत्रों में दजिया कहलाती है, बिल्कुल सही है। तो अब बताने कौन कौन से सत्य हैं, तो ए बी सी डी सभी सत्य हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4, कृषि एवं वन अनुसंधान केंद्र के संबंध में कौन सा कथन सही है, सही बताना है। ईसबगोल अनुसंधान केंद्र जोधपुर में है, तबीची बीजी मसाला केंद्र अजमेर में है, ज्वार अनुसंधान केंद्र एवं भैंसों का रिसर्च सेंटर बल्लभनगर उदयपुर में है, चावल एवं मक्का अनुसंधान केंद्र बांसवाड़ा में है। बताइए कौन सा कथन सत्य है। ऑप्शन ए में बी सी डी, ऑप्शन बी में सी डी, ऑप्शन सी में सी ए बी सी डी, ऑप्शन डी में ए सी डी, ठीक है ना। तो बताइए, जब तक मैं और देख लेता हूँ। जैसे एक और बात करता है राष्ट्रीय सरसों अनुसंधान केंद्र, सरसों अनुसंधान केंद्र कौन सा, राष्ट्रीय सरसों अनुसंधान केंद्र कहाँ है, सेवर भरतपुर में। कहाँ पर, सेवर भरतपुर में, ठीक है ना। और एक और आता है खजूर एवं बेर अनुसंधान केंद्र, खजूर एंड बेर अनुसंधान केंद्र। तो खजूर एंड बेर अनुसंधान केंद्र कहाँ है, बीचवाल बीकानेर में। कहाँ पर है, बीचवाल बीकानेर के अंदर है। कौन सा, तो बेर एवं खजूर अनुसंधान केंद्र, इसको खजूर कर लो, खजूर एंड बेर अनुसंधान केंद्र कहाँ है, बीचवाल बीकानेर के अंदर है, ठीक है ना। और यहीं पर है शुष्क बागवानी संस्थान, शुष्क बागवानी संस्थान कहाँ पर है, तो ये भी बीकानेर के अंदर देखने को मिलता है, ठीक है। आगे एक बात करें, कृषि अनुसंधान केंद्र रारी, कौन सा, रारी। राजस्थान एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट, ये भी कहाँ है, ये जयपुर के अंदर है। कहाँ पर है, जयपुर में। तो चलिए इनका संशोधन करते हैं पहले। और एक और बाजरा अनुसंधान केंद्र, बाजरा अनुसंधान केंद्र है बाड़मेर में। कहाँ पर, बाड़मेर में, बाड़मेर के अंदर बाजरा अनुसंधान केंद्र है। ईसबगोल अनुसंधान केंद्र जोधपुर में है, बिल्कुल सही है। तबीची बीजी मसाला केंद्र अजमेर में है, बिल्कुल सही है। ज्वार अनुसंधान केंद्र एवं भैंसों का रिसर्च सेंटर बल्लभनगर उदयपुर में है, बिल्कुल सत्य वचन है। चावल एवं मक्का अनुसंधान केंद्र बांसवाड़ा में, बिल्कुल सही है। ए भी सही है, बी सही है, सी भी सही है और हमारा डी सही है। तो यानी कि सभी इसके सभी सही है। ऑप्शन टी का क्या हो जाएगा, 3 का सी। ऑप्शन सी का क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 4 में। लो आ गया, रारी राजस्थान एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट का मुख्यालय कहाँ है, तो अभी देख लिया रारी का मुख्यालय कहाँ है, तो जयपुर के अंदर। क्वेश्चन नंबर 5 में ए। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की। राजस्थान की निम्न कृषि को उनकी मिट्टी से मिलाइए और कथन को सुमेलित कीजिए। अब उनकी मिट्टी है और हम उनको सुमेलित करना है, कौन सी मिट्टी से कौन सा सुमेलित है, ठीक है। चलिए बताइए। तो पहले में 6 में राजस्थान की काली मिट्टी कपास, काली चिकनी मिट्टी, लाल चिकनी मिट्टी मक्का, जालौर मिट्टी गेहूं, कौन सा सुमेलित नहीं है वो बताना है। तो हमने पढ़ा है काली मिट्टी कपास के लिए उपयुक्त होती है, लाल चिकनी मिट्टी मक्का के लिए उपयुक्त होती है और जालौर मिट्टी गेहूं के लिए उपयुक्त होती है, ठीक है ना। बात करें कपास और गेहूं, सर्वाधिक श्रीगंगानगर के अंदर उत्पादन किया जाता है। कहाँ किया जाता है, श्रीगंगानगर के अंदर उत्पादन किया जाता है। मक्का की बात करें तो दक्षिणी राजस्थान में उत्पादित की जाती है। कपास भी यहीं की जाती है, ठीक है ना, कपास और गेहूं। इसीलिए श्रीगंगानगर को धान का कटोरा कहा जाता है या अन्न का कटोरा कहा जाता है, ठीक है ना, अन्न का कटोरा। ध्यान रखना इस चीज़ को, ठीक है ना। बात करें मक्का की, तो मक्का सर्वाधिक कहाँ की जाती है, चित्तौड़गढ़ में। कहाँ पर, चित्तौड़गढ़ के अंदर। चित्तौड़गढ़ में ही हमें सर्वाधिक अफीम देखने को मिलती है, जिसे काला सोना कहते हैं, काला सोना। और कपास से याद रखना, कपास को सफ़ेद सोना भी कहते हैं। क्या कहते हैं, सफ़ेद सोना कहते हैं। एक और याद रखना, ऐसे ही फसलों में ज्वार को कहा जाता है गरीब की रोटी। क्या कहा जाता है, गरीब की रोटी। गरीब की रोटी किसे कहा जाता है, तो ज्वार को कहा जाता है। काला सोना किसे कहा जाता है, अफीम को, ठीक है। हालांकि हम पेट्रोलियम के अंदर भी काला सोना उन्हें भी कहते हैं, पेट्रोलियम को, ठीक है।
तो आप बता सकते हो कौन सी में सुमेलित नहीं है, तो सभी सुमेलित है, मतलब ऑप्शन डी इज इनकरेक्टेड। आगे बात करें, निम्न में से कौन सी माही कंचन, इसको साफ कर दो, ठीक है। निम्न में से कौन सी माही कंचन, या चलो ये गलत टाइप है, निम्न में से माही कंचन व माही धवल किसकी किस्म है? चावल की, कपास की, धान की, मक्का की। फटाफट बताओ किसकी किस्म है। ठीक है, जब तक हम कपास की बात कर लेते हैं, सर्वाधिक पूछी जाती है नरमा। कौन सी किस्म है? नरमा। कौन सी पूछी जाती है? नरमा। फिर बात कर लेते हैं हम धान की या चावल की, तो धान की या चावल की होती है माही सुगंधा। कौन सी? माही सुगंधा। याद रखना, जिसके अंदर सुगंध आती है, जैसे चावल बनते हैं उनके अंदर सुगंध आती है, तो कौन सी? सुगंधा। मक्का की बात करें तो माही कंचन और माही धवल। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। अभी देखा था मक्का के लिए कौन सी? लाल चिकनी मृदा उपयुक्त है, ठीक है ना। कपास के लिए काली मिट्टी, इनके लिए जालौड़ मृदा की आवश्यकता होती है, ठीक है। आगे बता करें हम, राजस्थान का पहला कृषि फार्म कौन सा था? क्वेश्चन नंबर 8। फटाफट जवाब, हाँ छापो। लगा दे आग पानी में जवानी उसे कहते हैं, और छीन ले सिलेक्शन कहानी उसे कहते हैं, ठीक है ना। तो इस बार सिलेक्शन के पार। तो राजस्थान का पहला कृषि फार्म कौन सा है वो हमें बताना है। क्या वो हमारा सूरतगढ़ कृषि फार्म है, जयपुर कृषि फार्म है, जैसर कृषि फार्म है, या नोटा कोई सा नहीं है। तब तक हम बात कर लेते हैं जैसर की। जैसर की बात करें, इसकी स्थापना होती है 1962 में, और किसके सहयोग से होती है? तो कनाडा के सहयोग से, ठीक है ना। और ये क्या है? सेकंड सबसे बड़ा पार्क है, सेकंड सबसे बड़ा कृषि फार्म है, कृषि फार्म है, ठीक है ना। तो अब हमारे पास में बताइए, बिल्कुल ऑप्शन ए इज करेक्ट। कौन सा है सबसे बड़ा? सूरतगढ़ कृषि फार्म। कौन सा है? सूरतगढ़ कृषि फार्म। कब स्थापना होती है? 1956 में, ठीक है ना। कब सब होती है? 56 में। और किसके सहयोग से? रूस के सहयोग से, ठीक है ना। और ये राजस्थान का सबसे बड़ा कृषि फार्म है। कौन सा? सूरतगढ़ कृषि फार्म। इनकी स्थिति पूछती जाती है कि इनकी स्थिति कहाँ पर है, तो सूरतगढ़ कहाँ पर है? श्रीगंगानगर में, श्रीगंगानगर के अंदर स्थित है, ठीक है ना। जैसर भी श्रीगंगानगर में ही है। आगे चलिए चलते हैं, हरित क्रांति के संबंध में कौन सा कथन गलत है? फटाफट बताइए। क्वेश्चन नंबर 9, हरित क्रांति के संबंध में कौन सा कथन गलत है? विश्व स्तर पर नॉर्मन बोरलॉग ने शुरू किया था। आगे ऑप्शन बी, भारत में एमएस स्वामीनाथन लेकर के आए थे। ऑप्शन सी, हरित क्रांति शब्द विलियम गॉड ने दिया था। ऑप्शन डी, हरित क्रांति की शुरुआत 1977 से 77 में होती है। इनमें से बताना है आपको कौन सा सुमेलित नहीं है या गलत है, ठीक है ना। इस पे ध्यान रखें। तो हम बात करते हैं नॉर्मन बोरलॉग की। तो बिल्कुल विश्व स्तर पर अगर इस किसी को लाने का श्रेय दिया जाता है तो किसको दिया जाता है? नॉर्मन बोरलॉग को, ठीक है। ये कथन तो बिल्कुल सत्य है। आगे कथन की बात करूं मैं, बी, भारत में एमएस स्वामीनाथन लाए थे, बिल्कुल सत्य है, ठीक है। हरित क्रांति शब्द विलियम गॉड ने दिया, बिल्कुल सत्य है। आगे, हरित क्रांति की शुरुआत 76-77 नहीं, गलत, 1966 और 67 के अंदर होती है। कहाँ पर? कहाँ? 1966 और 67 में होती है। और राजस्थान के जो हमारे पंजाब है, उत्तर प्रदेश है, पश्चिम बंगाल है, इनके अंदर देखने को मिलती है, ठीक है ना। तो हरित क्रांति को भारत में लाने का श्रेय एमएस स्वामीनाथन को जाता है। विश्व स्तर पर किसको? नॉर्मन ई बोरलॉग को जाता है। एक और याद रखना, हरित क्रांति से, जैसे श्वेत क्रांति पूछ ले कभी, पहले तो श्वेत क्रांति संबंधित किससे है? तो ये याद रखना, दूध से। एक होती है रजत क्रांति। कौन सी? रजत। तो रजत याद रखना अंडों से है। किससे है? अंडों से। तो याद रखना, श्वेत क्रांति में एक था ऑपरेशन फ्लड, पूछ लिया जाता है कभी कभी कि ऑपरेशन फ्लड किससे संबंधित है? तो ऑपरेशन फ्लड संबंधित है किससे? दुग्ध उत्पादन से। किससे? दुग्ध उत्पादन से, ठीक है। याद रखना, ऑपरेशन फ्लड किससे संबंधित है? दुग्ध उत्पादन से। इसमें एक व्यक्ति का नाम आता है वर्गीज कुरियन। किसका? वर्गीज कुरियन, ठीक है। तो कौन सा गलत हो जाता है? ऑप्शन डी इज गलत। ऑप्शन डी इनकरेक्ट है, क्योंकि
ये सही है, ये सही है, तो इसका आंसर लगाएं सभी के सभी, ऑप्शन डी इनकरेक्टेड है। क्वेश्चन नंबर 9 में ऑप्शन डी, ठीक है, ऑप्शन डी, ठीक है। अब बात करते हैं 10 की। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह जाता है कि बजट वर्ष 2023 किसको समर्पित है। जो बजट वर्ष 2023 है किसको समर्पित है। सबसे पहले तो इसकी थीम की बात कर लेते हैं। थीम क्या है, तो थीम है बढ़त बचत, बढ़त बचत राहत, राहत बचत बढ़त, हाँ कैसे भी, ठीक है ना, राहत बढ़त बचत या बचत बढ़त राहत। इसको पेश किसने किया था, तो पेश किया था वित्त मंत्री। वित्त मंत्री के द्वारा हमेशा पेश किया जाता है बजट को, और वित्त मंत्री कौन है, अशोक गहलोत। कौन है, अशोक गहलोत जी, ठीक है ना। वर्तमान में वित्त मंत्री का भार किसके ऊपर है, अशोक गहलोत जी के ऊपर है, और इन्होंने अपना अंतिम बजट प्रस्तुत किया है 2023 के अंदर। इन्होंने किसको समर्पित किया है, तो बात करें हमने इसको किसको समर्पित किया है, तो किसके लिए समर्पित किया है, बिल्कुल युवाओं के लिए। क्वेश्चन नंबर 10 का ऑप्शन सही क्या हो जाएगा, युवाओं के लिए समर्पित किया है, क्योंकि यहाँ पर 5,500 करोड़ के साथ युवाओं का एक कोष स्थापित किया गया है, ठीक है, तो याद रखना। आगे बात करूँ मैं क्वेश्चन नंबर 11 की, किसकी, 11 की। क्वेश्चन नंबर, हाँ बजट के अंदर बहुत सारी बातें कही गई हैं, याद रखना आप, जैसे कि इंदिरा रसोई की शुरुआत जो 359 के साथ में की जाती है, फिर 1000 हो जाती है, और बजट 23 के अंदर कह दिया जाता है कि इनकी संख्या 2000 की जाएगी। SCM रीपा में रोड सेफ्टी एक्ट लेकर के आया जाएगा, ठीक है। ऐसी बहुत सारी योजना है, जैसे जीवन शुद्ध के लिए युद्ध योजना चलाई गई है, जिसके तहत प्रत्येक मिष्ठानों पर अगर कोई मिलावटखोरी करता है तो उसके खिलाफ आप FIR दर्ज करवाएं, और अगर वो दोषी या संलिप्त पाया जाता है तो आपको उचित इनाम दिया जाएगा और उसका लाइसेंस रद्द कर दिया जाएगा। आगे बात करूँ मुख्यमंत्री चिकित्सा चिरंजीवी योजना, जिसके अंदर पहले 5 लाख की राशि को बढ़ा करके अब 10 लाख, और 10 लाख के बाद में अब 25 लाख तक कर दिया है, ठीक है ना। मुख्यमंत्री जीवन रक्षक बीमा योजना के अंदर भी बिल्कुल सेम है, यही है। और हम बात करें 2 जो चल रही है, एक तो मिड डे मील के अंदर स्कूल में 2 चलती हैं, एक तो स्कूल निःशुल्क यूनिफॉर्म वितरण योजना को भी, और दूसरा दुग्ध वितरण योजना, ठीक है ना। दोनों को भी स्कूलों के रूप में चालू किया गया है। तो ऐसी बहुत सी योजना है जिनको प्रारंभ किया गया है। आगे क्वेश्चन पढ़ते हैं हम, राजस्थान का किन फसलों के उत्पादन में प्रथम स्थान है। हमें बताना है राजस्थान किस फसलों के उत्पादन में प्रथम स्थान है। बाजरा मूंग मोठ, चना सरसों मोठ ग्वार बाजरा, चना बाजरा। हम बात करें 2022-23 के अनुसार सर्वाधिक किस पर, कौन सी फसलों के उत्पादन में है, तो हमारे पास में सरसों और राई के उत्पादन में प्रथम स्थान पर रहा था, ठीक है। चना के उत्पादन मोठ, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12 को आप सभी करेंगे, मैं सिर्फ देख रहा हूँ आपको। राजस्थान का पहला जैविक जिला कौन सा है, आपको बताना है राजस्थान का प्रथम जैविक जिला कौन सा है। डूंगरपुर है, जयपुर है, आगे बांसवाड़ा है या कोटा है। बताइए कौन सा जैविक जिला है राजस्थान का प्रथम। कौन सा है, फटाफट बताइए। बिल्कुल सही, कौन सा है, ऑप्शन ए, यानी कि पहला जैविक जिला कौन सा है, तो पहला जैविक जिला है डूंगरपुर। क्वेश्चन नंबर 13 की बात करते हैं। राजस्थान में प्रथम कृषि विश्वविद्यालय कौन सा था। स्वामी केशवानंद कृषि विश्वविद्यालय, जोधपुर कृषि विश्वविद्यालय, जौबनेर कृषि विश्वविद्यालय, महाराणा प्रताप एवं तकनीकी विश्वविद्यालय। फटाफट बताइए कौन सा विश्वविद्यालय था। जब तक हम थोड़ी सी बात कर लेते हैं विश्वविद्यालयों को लेकर के। हमारे यहाँ पे 5 कृषि विश्वविद्यालय हैं। कितने कृषि विश्वविद्यालय हैं, 5 कृषि विश्वविद्यालय हैं, ठीक है ना। यहाँ पर देखने को मिलता है हमें कौन सा, महाराणा प्रताप कृषि एवं तकनीकी विश्वविद्यालय, महाराणा प्रताप कृषि एंड तकनीकी विश्वविद्यालय, तकनीकी विश्वविद्यालय। और तकनीकी विश्वविद्यालय ये है कहाँ पर, तो ये है उदयपुर में। कहाँ पर, उदयपुर के अंदर, ठीक है ना, यहाँ पर। आगे बात करते हैं हम, एक देखने को मिलता है कोटा कृषि विश्वविद्यालय। कौन सा, कोटा कृषि विश्वविद्यालय।
और कोटा कृषि विश्वविद्यालय कहाँ पर है? कोटा कृषि विश्वविद्यालय स्थित है बोरखेड़ा कोटा में, ठीक है ना। आगे जयपुर कृषि विश्वविद्यालय कहाँ पर है? जोबनेर जयपुर के अंदर है, ठीक है ना। एक आता है जोधपुर कृषि विश्वविद्यालय, कौन सा? जोधपुर कृषि विश्वविद्यालय। जोधपुर कृषि विश्वविद्यालय कहाँ है? मंडोर में। कहाँ है? मंडोर में, ठीक है ना। फिर आता है हमारा कौन सा? स्वामी केशवानंद कृषि विश्वविद्यालय, स्वामी केशवानंद कृषि विश्वविद्यालय, ये कहाँ पर है? बीकानेर में। कहाँ? बीकानेर में। इसकी स्थापना की बात करें कब हुई थी? 1987 में, ठीक है ना। और कोटा वाले की बात करते हैं तो कोटा वाले की हुई थी 2013 में, ठीक है ना। तो ये राजस्थान में 5 ही कृषि विश्वविद्यालय हैं। तो सबसे पहला पूछा है तो 1987 ये राजस्थान का प्रथम कृषि विश्वविद्यालय है। तो बिल्कुल का ऑप्शन ए इज करेक्ट है। आगे बात करूं मैं, आगे है अब हमारी पशु गणना से, पशु संपदा से क्वेश्चन है। ये 13 क्वेश्चन थे हमारे कृषि जलवायु प्रदेशों से, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं हम। राजस्थान में 20वीं पशु गणना के अनुसार कुल कितनी पशु संपदा है वो हमें बतानी है, ठीक है। साफ कर दूं इनको? चलो ऐसे ही देख लो आप तो इसको, तो है ना। क्या 5.68 लाख, 568 लाख, 5.68 लाख करोड़, 568 करोड़, बताइए फटाफट कितनी पशु संपदा है राजस्थान के अंदर 20वीं पशु गणना के अनुसार। 20वीं पशु गणना की बात करें तो ये हुई कब थी? 20वीं पशु गणना हुई थी 2019 में। कब? 2019 के अंदर। और 19वीं हुई थी 2012 के अंदर। बिल्कुल ऑप्शन सी इज करेक्ट। कौन सा? 568 लाख। 5.68 करोड़ होते तो सही हो जाता, ठीक है ना। और अगर 568 लाख है तो ऑप्शन सी करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 क्या कहता है? देखिए क्वेश्चन नंबर 15 कह रहा है हमसे कि नवीनतम पशु गणना के संबंध में कौन सा कथन गलत है? छांटिए फटाफट। नवीनतम पशु गणना के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है वो बताना है, ठीक है ना। गलत। ऑप्शन ए सर्वाधिक पशु संख्या बाड़मेर में पाई जाती है। ऑप्शन बी न्यूनतम पशु संख्या धौलपुर में पाई जाती है। ऑप्शन सी 20वीं पशु गणना के अनुसार पशुओं की संख्या में बढ़ोतरी हुई है। 20वीं पशु गणना के अनुसार पशुओं की संख्या में कमी हुई है। बताइए इनमें से कौन सा गलत है? तो हम बात करें 20वीं पशु गणना 2019 के अंदर होती है। इसके अंदर 568 लाख पशु संपदा देखने को मिलती है, जिसमें से हम बात करें कि सर्वाधिक पशु संख्या बाड़मेर में देखने को मिलती है और सबसे कम पशु संपदा कहाँ देखने को मिलती है? धौलपुर में पाई जाती है। आगे मैं बात करूंगा आपसे कि 20वीं पशु गणना के अनुसार पशुओं की संख्या में बढ़ोतरी हुई है? नहीं। 20वीं पशु गणना के अनुसार पशुओं की संख्या में कमी हुई है। बिल्कुल हमें इसकी पशुओं की संख्या में कमी देखने को मिलती है। किसकी अपेक्षा? 19वीं पशु गणना की अपेक्षा 20वीं पशु गणना में क्या है? कमी देखने को मिलती है। तो 15 में क्या सही हो जाएगा? ऑप्शन डी। आगे बात करूं 16वें की, किसकी? नवीनतम पशु गणना के अनुसार, नवीनतम पशु गणना के अनुसार राजस्थान में पाए जाने वाले सर्वाधिक पशुओं का सही क्रम कौन सा है? क्या बकरी गाय भैंस भेड़ पाई जाती है, ऊंट गाय बकरी पाई जाती है, भेड़ भैंस गाय बकरी पाई जाती है, ऊंट भेड़ बकरी पाई जाती है? फटाफट ऑप्शन लिखें अपने। हाँ ऑप्शन लिखते चलें जिससे आपको आकलन कर सकोगे कि हमारे कितने सही हो जाते हैं, ठीक है ना। ये आपको आकलन करने का एक बेहतर माध्यम है। लिख लिया सबने? चलिए शुरुआत करते हैं। तो इसका ऑप्शन भेड़, ऊंट, ये बकरी उल्टा लिखा हुआ है, नहीं हो सकता। ऊंट की संख्या में नहीं है, ऊंट इधर भी है तो नहीं है। सबसे अधिक किसकी संख्या में है? सर्वाधिक कौन से? सबसे अधिक बकरी पाई जाती है, फिर गाय, फिर भैंस और फिर भेड़। 16वें का ए इज करेक्ट। आगे बात करें 17वां। 20वीं पशु गणना में सर्वाधिक किन पशुओं की संख्या में वृद्धि हुई है, वह किसकी संख्या में कमी हुई है? हमें बताना है कि सबसे अधिक बढ़ोतरी किस में हुई है, बतानी हमको। तो वृद्धि और कमी बताइए। ऑप्शन ए भैंस भेड़, ऑप्शन बी गाय बकरी, ऑप्शन सी भैंस गधे, ऑप्शन डी गाय खच्चर। बिल्कुल जल्दी फटाफट बताइए किसकी संख्या में बढ़ोतरी हुई है और संख्या में कमी हुई है।
यानी इनमें से एक ऐसा है जिनकी संख्या में बढ़ोतरी हुई है और एक ऐसा है उसकी में कमी देखने को मिलती है। बिल्कुल। तो सर्वाधिक की हम बात करें तो सर्वाधिक किसकी संख्या में देखने को मिलती है हमें बढ़ोतरी? भैंस की में। किसकी में? भैंस सर्वाधिक मात्रा के अंदर बढ़ रही है। फिर बात करें हम कमी किस में देखने को मिलती है? तो कमी देखने को मिलती है भेड़ में। किस में? भेड़ में। दूसरा होता है परसेंटेज बेस पर। किस पर? परसेंटेज बेस पर। और परसेंटेज बेस पर भी किसकी संख्या में बढ़ोतरी हो रही है? भैंस की, ठीक है ना। और लेकिन कमी किसकी में हो रही है? तो कमी हो रही है गधों की में। किस में? गधों। और फिर खच्चर, फिर शुगर, इनकी संख्या में कमी देखने को मिलती है। आगे बात करें इनके बाद में सेकंड स्थान पर गाय की संख्या में बढ़ोतरी हुई है, ठीक है ना। और फिर कमी की बात करें तो बकरी, ठीक है ना। ये तो किसके आधार पर है? संख्या के। किसके आधार पर है? संख्या के आधार पर। ये किसके आधार पर? परसेंटेज बेस के आधार पर, ठीक है। तो ये थोड़ा सा याद रखना। संख्या में पूछा उसने वृद्धि व किसकी संख्या में कमी हुई है? तो वृद्धि तो सर्वाधिक भैंसों की संख्या में हुई है और कमी भेड़ों की में, यानी कि ए करेक्ट। गधों की में तो क्या हुई है? परसेंटेज बेस पर कमी हुई है, ठीक है। ऑप्शन 17 का ए। क्वेश्चन नंबर 18, क्वेश्चन नंबर 18 को पढ़ें और जवाब देने का प्रयत्न करें। राजस्थान का ऊन व मांस उत्पादन में प्रथम स्थान है। कथन 2। कुल पशु संपदा में तृतीय स्थान है। और कथन 3, दुग्ध उत्पादन में द्वितीय स्थान है। कथन 4, गणना पहली पशु गणना 1919 से 1920 के मध्य हुई थी। निम्नलिखित में से कितने कथन असत्य हैं? यानी कितने कथन तो सत्य हैं और कितने कथन असत्य हैं वो बताने हैं। 2 कथन सत्य हैं व 2 कथन असत्य हैं। आप छांटिए जब तक क्वेश्चन नंबर 18 को लिखिए ना, करने का प्रयत्न करें, सॉल्व करने का। मैं छोटा कर दूं इससे आपको दिख जाए। ठीक है, अब दिख रहा है सबको? क्वेश्चन नंबर 18 को सॉल्व करने का प्रयत्न करें फटाफट। मैं जब तक पानी पी लेता हूँ। बिल्कुल बिल्कुल, हाँ बस जल्दी कर रहे हैं। मिल गया सत्य सत्य? चलिए शुरुआत करते हैं हम। राजस्थान का ऊन व मांस उत्पादन में प्रथम स्थान है। किस किस में? ऊन, मांस, हाँ सही है। आगे कुल पशु संपदा में तृतीय स्थान है। कुल पशु संपदा में नहीं, तृतीय नहीं, सेकंड है। कौन सा है? सेकंड है। आगे दुग्ध उत्पादन में द्वितीय स्थान है। दुग्ध उत्पादन में द्वितीय स्थान है। दुग्ध में द्वितीय स्थान है, बिल्कुल सही है। आगे पहली पशु गणना 1919 से 20 के 1919 के मध्य हुई थी। 1919 में, ये भी सत्य है। यानी कि 1, 2, 3 सत्य हैं। कुल पशु संपदा में सेकंड स्थान है, थर्ड नहीं है। थर्ड नहीं है। तो अब क्या कहना है? 2 कथन सत्य हैं, 2 नहीं 3 कथन सत्य हैं, तो मतलब ये गलत। 1 कथन सत्य है, ये भी गलत। 3 कथन सत्य है वे 1 कथन असत्य है। हाँ, ऑप्शन बी इज करेक्ट। 18वें में कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन बी इज करेक्ट। आगे चलते हैं हम 19वें पर। 19वें का कह रहा है क्या कि निम्न क्रम में पशुओं की नस्ल सही सुमेलित है। यानी कि इसमें से किस जो पशु दे रखे हैं उनमें से कौन सी सही सुमेलित है बतानी है। पहले बकरी की दे रखी है बारबरी, जमुनापरी, जखराना, पूगल, लोही। भेड़ की दे रखी है खैरी, सोनाड़ी, नाली, गिर। आगे सी में दे रखा है नोटा, डी में दे रखा है गाय की राठी, मेवाती, थारपारकर, कांकरेज, मंगरा, सांचोरी। बताइए कौन सी किसकी नस्ल है? फटाफट बताइए किसकी कौन सी नस्ल है। करें शुरुआत? चलिए देखते हैं ऑप्शन ए से। बकरी की नस्लें, बकरी की नस्लें बारबरी बिल्कुल है, जमुनापरी बिल्कुल है, जखराना बिल्कुल है, पूगल नहीं है भाई, पूगल नहीं है। लोही तो है,
लोई है। कौन सी है? लोई है। यानी कि हमारी बारबरी भी है, जखराना भी है, जमुनापरी भी है, लोई भी है। ठीक है ना। लोई जो जोधपुर पाली के अंदर देखने को मिलती है, जमुनापरी हाड़ौती क्षेत्र में देखने को मिलती है, बारबरी अलवर भरतपुर के अंदर देखने को मिलती है, जो कि कहा जाता है कि सर्वाधिक क्या होती है? सर्वाधिक सुंदर किस्म की होती है। और बात करें लोई की, तो सर्वाधिक मांस का उत्पादन करने के लिए जो फेमस है वो कौन सी है? लोई नस्ल की बकरी। तो ये तो हो जाते हैं बकरियों की। अब बात करते हैं भेड़ की। तो ये क्या हो जाएगा? सुमेलित नहीं है। पूगल किसकी है? तो पूगल भेड़ की है। किसकी है? भेड़ की। आगे बात करें भेड़ की। खैरी है, सोनाड़ी है, नाली है, गिर है। बताइए कौन सी है? तो भेड़ की खैरी है, सोनाड़ी है, नाली है, गंगानगर हनुमानगढ़ के क्षेत्र में देखने को मिलती है। गिर नहीं है। गिर किसकी है? गाय की। हमने देखा था गाय की अजमेर के अंदर, अजमेर में गिर और रेंडा दोनों पाई जाती हैं। कौन सी? गिर और रेंडा कहाँ पाई जाती हैं? अजमेर के अंदर। ऑप्शन सी नोटा। चलिए आगे। गाय की तो राठी है। गाय की देखें, गाय की राठी है, गंगानगर हनुमानगढ़ में पाई जाती है, बिल्कुल है राठी। आगे बात करें मेवाती। मेवाती अलवर भरतपुर में देखने को मिलती है, बिल्कुल है। आगे बात करें थार पारकर, बिल्कुल है। ये पाकिस्तान की है और हमारे जो जैसलमेर बाड़मेर क्षेत्र में देखने को मिलती है। कांकरेज सांचौरी, कांकरेज भी है, सांचौरी भी है, ये जालौर के अंदर देखने को मिलती हैं। मंगरा नहीं है, ये भी किसकी नस्ल है? भेड़ की। देखिए कितना खतरनाक बनाया उसने। अगर आपको पूरी नस्लें याद हैं तो ही आप इस क्वेश्चन को कर सकते हो। कितना खूबसूरत क्वेश्चन, सबसे अच्छा क्वेश्चन लगा मुझे ये वाला, कि उसने कितनी बारीकी के साथ में फंसाने का प्रयत्न किया है। तो इसमें से कोई सा सुमेलित नहीं है, तो ऑप्शन सी के साथ नोटा के साथ जाएंगे। तो कौन सा सुमेलित नहीं है? कोई सा भी सुमेलित नहीं है। 19 में सी। चलिए आगे क्वेश्चन नंबर 20। भैंस की प्रमुख नस्लें हैं। भैंस की अब प्रमुख नस्लें बतानी हमें कौन सी हैं। हाँ, इनको लिखते चलो, आपको बाद में बिल्कुल आसानी होगी याद करने में। भैंस की प्रमुख नस्लें हैं मुर्रा, मेहसाना, हरियाणवी, मुर्रा, मेहसाना, बारबरी, मुर्रा, मेहसाना, तार फारकर। चलिए शुरुआत करते हैं ऑप्शन ए से। मुर्रा है, मेहसाना है, बारबरी अभी देखी थी किसकी है? बकरी की। किसकी है? बकरी की। मुर्रा है, मेहसाना है, थार फारकर किसकी है? गाय की। किसकी है? गाय की। तो ये दो ऑप्शन इनकरेक्ट हो जाते हैं, मतलब गलत हैं। और फिर बात करें, मुर्रा है, मेहसाना है, हरियाणवी है। हरियाणवी देखो गाय की नस्ल भी है और भैंस की नस्ल भी है, तो ऑप्शन बी इज करेक्ट। ऑप्शन बी इज करेक्ट। 20वें में बी। आगे, निम्न में से कौन सा राष्ट्रीय अनुसंधान केंद्र है? बताइए। सेवर जयपुर वाला, बल्लभनगर उदयपुर वाला, अभिगनगर टोंक वाला, सेवर भरतपुर वाला। अभिगनगर टोंक की बात करें तो यहाँ पर है केंद्रीय भेड़ एवं ऊन अनुसंधान केंद्र। कौन सा? केंद्रीय भेड़ व ऊन अनुसंधान केंद्र कहाँ पर है? तो ये अभिगनगर टोंक के अंदर स्थित है। एक और याद रखना, अभिका कवच योजना, अभिका कवच योजना, ये भी भेड़ से संबंधित है। ठीक है ना। किससे संबंधित है? भेड़ से संबंधित है। तो हमें क्या बताना है? बल्लभनगर उदयपुर अभी देखा था, भैंसों का रिसर्च सेंटर है। सेवर जयपुर वाला नहीं है। आगे बात करें, अभिगनगर टोंक वाला नहीं है। यहाँ पर बचता है राष्ट्रीय सरसों अनुसंधान केंद्र, राष्ट्रीय सरसों अनुसंधान केंद्र। ठीक है। तो कौन सा सही हो जाएगा हमारा? ऑप्शन डी इज करेक्ट। कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन डी इज करेक्ट। कहाँ पर है? सेवर भरतपुर के अंदर। चलिए आगे बात करें हम। तो ये तो थे किससे? पशु संपदा से। पशु संपदा से हमने देखे कितने क्वेश्चन थे और सभी के सभी क्वेश्चनों का अच्छी तरीके से जवाब देने का प्रयत्न किया। आगे चलते हैं। अब पढ़ते हैं पॉलिटी के क्वेश्चन की। पॉलिटी में भी कौन सा? नगरीय निकाय। ठीक है ना। 21वें में आप लगा लेना डी। आगे 22वां कह रहा है राजस्थान में नगरीय निकाय की शुरुआत कहाँ से हुई थी? बताइए। राजस्थान में नगरीय निकाय की शुरुआत कहाँ से हुई थी? ऑप्शन ए माउंट आबू, बगदरी, नागौर सिरोही या
ऑप्शन कौन सा सही है वो बताना है आपको, ठीक है। हाँ बताओ फटाफट। हाँ ठीक। कहाँ से होती है? तो हमने बगदरी से देखा तो यहाँ से तो होती है पंचायती राज की। किसकी? पंचायती राज की। पंचायती राज की शुरुआत कहाँ से होती है? तो बगदरी नागौर से। कब होती है? 1959 में 2 अक्टूबर को। कब? 2 अक्टूबर को। कौन करते हैं? जवाहरलाल नेहरू जी, ठीक है ना। आगे बात करें हम, इनके अंदर कुछ होता नहीं है ऐसा। माउंट आबू से नगरीय निकाय की जाती है। किससे? माउंट आबू से नगरीय निकाय की शुरुआत की जाती है, ठीक है। तो याद रखना, राजस्थान में नगरीय निकाय की शुरुआत कहाँ से होती है? माउंट आबू से। क्वेश्चन नंबर 23, नगर पालिका प्रमुख कौन होता है प्रतिनिधियों में? प्रतिनिधियों में नगर पालिका का प्रमुख कौन होता है? बताइए। नगर पालिका अध्यक्ष, महापौर या सभापति? ठीक है ना, बताइए कौन होता है। जब तक हम बात कर लेते हैं सबकी। नगर पालिका, नगर पालिका, नगर परिषद, नगर परिषद और नगर निगम। नगर निगम यहाँ पे तो कौन होते हैं? नगर पालिका अध्यक्ष, पालिका अध्यक्ष। कौन से? नगर पालिका अध्यक्ष, ठीक है। यहाँ कौन होते हैं? तो सभापति, ठीक है। यहाँ कौन होते हैं? महापौर। इनके नीचे उप महापौर, इनके नीचे उपसभापति, उपसभापति। इनके नीचे बात करें तो उप नगर पालिका अध्यक्ष या नगर पालिका उपाध्यक्ष। नगर पालिका उपाध्यक्ष, पालिका उपाध्यक्ष, ठीक है ना। तो ये तो होते हैं इनके अधिकारी, ठीक है ना। तो यहाँ पे ऐसे याद आप रखना। यहाँ पे पूछ लिया जाता है कि नगर पालिका अध्यक्ष अपना त्यागपत्र किसे देता है? तो ईओ या कलेक्टर, ठीक है ना। किसको? ईओ या कलेक्टर को अपना त्यागपत्र सौंपते हैं, ठीक है ना। आगे बात करें हम नगर परिषद। नगर परिषद और नगर निगम के जो सभापति और महापौर होते हैं, ये किसको देते हैं? ये कलेक्टर या आयुक्त को। किसको? कलेक्टर या आयुक्त। कलेक्टर या आयुक्त को ये अपना क्या सौंपते हैं? अपना त्यागपत्र सौंपते हैं, ठीक है ना। इनकी शपथ की बात कर लेते हैं। तीनों को ये शपथ कौन दिलाता है? पीठासीन अधिकारी। कौन दिलाता है? पीठासीन अधिकारी, ठीक है ना। ये याद रखना। तो हम बात करें यहाँ पर, देखिए नगर पालिका में अध्यक्ष कौन होता है? नगर पालिका अध्यक्ष। महापौर किसके अंदर होते हैं? महापौर देखे थे हमने नगर निगम में। कहाँ पर? नगर निगम में। और पूछ लिया जाता है, चलो बाद में बात करेंगे क्योंकि क्वेश्चन हो सकता है अगला। सभापति, सभापति पूछ लिया जाता है नगर परिषद के अंदर। कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन ए। 23वें में कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन ए। 24वां, राजस्थान में कुल कितने नगर निगम हैं? वो बताना है। 36, 240, 10, 213। चलिए शुरुआत करते हैं हम। राजस्थान में नगर निगम कितने हैं? तो 36 तो है, नगर परिषद हैं। क्या है? परिषद है। अब देखो विघटन के बाद में वापस हो जाएंगे। 240 नगरीय निकाय, नगरीय निकाय, ठीक है। आगे बात करें 213 नगर पालिका हैं, लेकिन ये सेकंड ग्रेड वाली यानी सेकंड वाली हैं, फोर्थ वाली अलग है। और 10 कौन से हैं? नगर निगम है। तो 24वें में कौन सा सही हो जाएगा? 24वें में वर्तमान में कितने नगर निगम हैं? तो कितने हो जाएंगे? 10। चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 25 पर। सभापति को शपथ कौन दिलाता है? ज़्यादा समय खर्च नहीं करेंगे, अभी हमने बात करके आए हैं पीठासीन अधिकारी। सभापति हो और महापौर हो या कौन हो? नगर पालिका अध्यक्ष। सबको कौन दिलाएगा? पीठासीन अधिकारी। नगर परिषद की कोरम या गणपूर्ति कितनी होनी चाहिए? तो तीनों की बात कर लेता हूं मैं एक साथ में। 1/3, 1/3, 1/3। कोरम या गणपूर्ति 1/3। प्रत्येक 60 दिन में बैठक, प्रत्येक 60 दिन में बैठक, प्रत्येक 60 दिन में बैठक, ठीक है। तो कोरम या गणपूर्ति कितनी होनी चाहिए? 1/3। 1/10 की बात करें किसके लिए होती है? तो ग्राम सभा के लिए, ग्राम सभा के लिए। आगे क्वेश्चन नंबर 27 तो क्या कह रहा है? नगर पालिका की बैठक कितने दिन में होना अनिवार्य? बात करी ली 60 दिन में। नगर पालिका हो, नगर परिषद हो या नगर निगम, सबकी 60 दिन में, ठीक है ना। कोरम गणपूर्ति याद रखना 1/3 और बैठक याद रखना 60 दिन में।
आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 28। किस संविधान संशोधन के द्वारा नगरीय निकाय को जोड़ा गया था? 74वें संविधान संशोधन, 91वें संविधान संशोधन, 73वां संविधान संशोधन और 61वां संविधान संशोधन। इसके द्वारा जो आयु मत की जो 21 वर्ष थी उसे घटाकर कितना कर दिया? 18 वर्ष मतदान की आयु, ठीक है ना, मतदान आयु, यानी इसके अंदर मतदान आयु को घटाया था। 73वें की बात करें तो पंचायती राज से संबंधित है। किससे? पंचायती राज से। आगे बात करते हैं 91। इससे मंत्रिपरिषद का आकार निश्चित किया गया था। मंत्रिपरिषद का आकार निश्चित किया गया था, ठीक है ना। और इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? 74वां संविधान संशोधन। कौन सा हो जाएगा? 74वां संविधान संशोधन। आगे बात करें हम क्वेश्चन नंबर 29। क्वेश्चन नंबर 29 की नगरीय निकाय के संबंध में कौन सा असत्य है वो फाउंड आउट करना है। बताइए, पढ़िए चलिए। 74वें संविधान संशोधन से जोड़ा गया, अभी पढ़ के आए हैं। 12वीं अनुसूची में उल्लेखित है, सही है। 243, अच्छा। आगे 18 विषयों पर कानून बना सकते हैं। देखिए 74वें संविधान संशोधन की, ठीक है ना, 74वां संविधान संशोधन, इसके अंदर 18 विषय जोड़े गए थे, यानी 18 विषय प्रदान किए गए थे। अनुसूची की बात करें तो हम कौन सी है? 12वीं अनुसूची में उल्लेखित है, ठीक है ना। 11वीं पंचायती राज से 18 विषयों पर कानून बना सकते हैं। 74वें संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया था। इन्हें अनुच्छेद 243 से प्रारंभ है। कौन सा? नगरीय निकाय। लेकिन ये क्या कह रहा है? 243A से वर्णन है। नहीं, 243A से वर्णन नहीं है, 243A से पंचायती राज का वर्णन है। क्वेश्चन नंबर 30। राजस्थान में कौन सा कृषि जलवायु प्रदेश सबसे बड़ा है? ठीक है ना, मैंने बताए थे अभी A-C-B, फिर बताया था मैंने सेकंड टाइम क्या कि BA, ठीक है ना, फिर क्या कि थर्ड टाइम BA, फिर क्या कि 4 टाइम BA, क्योंकि 4 टाइम BA, और फिफ्थ बार में पास हो गया था। इनके आगे कुछ नहीं लगाना आपको। देखिए क्या करना है, फर्स्ट, फिर यहाँ सेकंड लग ही रहा है तो यहाँ पर लिख लेना है BA, यहाँ पर भी BA, यहाँ पर भी BA, और फिफ्थ वाले को अलग छोड़ देना। सबसे बड़ा पूछे तो 1C, कौन सा? 1C, ठीक है। नेक्स्ट आगे चलते हैं हम। 31वां, राष्ट्रीय सरसों अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है? फटाफट बताइए, राष्ट्रीय सरसों अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है? सेवर जयपुर, भरतपुर शेवर, भरतपुर नोटा। बिल्कुल हाँ सही है। बताइए कौन सी में है? तो 31वें में सेवर जयपुर नहीं, सेवर की पहाड़ियों से तो एक नदी है सावी का उद्गम होता है। भरतपुर शेवर बिल्कुल दिख रहा है, आगे देख लेना, भरतपुर नोटा बिल्कुल सही है। भरतपुर में शेवर, भरतपुर के अंदर, अभी हम पढ़ करके भी आए थे। 31वें C। लास्ट क्वेश्चन आज का हमारा, और अंत भला तो सब भला और सब भले तो क्वेश्चन भले। आज के लिए आपका ये लास्ट क्वेश्चन है, अंतिम क्वेश्चन है। नरमा किसकी किस्म है? बताइए, अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताई भी थी, ठीक है ना। बताइए नरमा किसकी किस्म है जब तक। और क्वेश्चन अपने ज़रूर लिखें कि आपके 32 में से कितने क्वेश्चन सही हुए थे, और आपको ये टेस्ट सीरीज कैसी लग रही है, अपना रिव्यू ज़रूर दें, ठीक है ना। बताइए फटाफट किसकी किस्म है? कपास, चावल, धान, गेहूँ। तो गेहूँ की थोड़ी सी बात कर लेते हैं। सोना, कल्याणी वगैरह सब किसकी किस्म है? धान की। तो नरमा हम पढ़ के आए थे, कपास की किस्म है, काली मिट्टी की आवश्यकता होती है, ठीक है ना। तो ये आज हमारे टॉपिक थे कौन कौन से? एक तो पशु संपदा, और दूसरा पढ़ा था हमने कृषि, और तीसरा कौन सा? नगरीय निकाय। इनसे बनने वाले सभी क्वेश्चन देख लिए थे।